के शर्मा जी, हमने समाजवादी पार्टी और बसपा की बात तो कर ली, लेकिन क्या आप इन दो सीटों पर, माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात तो कर ली, लेकिन इन दो सीटों पर आप बीएसपी का कोई चांस देखते हैं क्या? क्योंकि बीएसपी से इरफान सैफी खड़े हैं और जहां तक रामपुर का सवाल है तो बीएसपी से जीशान खान खड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुरादाबाद में मुस्लिम उम्मीदवार से सीटें छीन करके और समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को दे दिया, हिंदू नेत्री को दे दिया, ऐसे में मुसलमान वोट क्या इरफान सैफी की तरफ शिफ्ट हो सकता है क्या? और दूसरी बात कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार मोहिबुल्लाह नदवी को दिल्ली से बुलाया और नामांकन अंतिम दिन करने को कहा, क्या ऐसे में फायदा जीशान खान को पहुंचता दिखाई पड़ता है क्या? या समाजवादी पार्टी में इस तरह के टूट, इस तरह की बगावत, इस तरह का अंतरकलह का पूरा फायदा बीजेपी ले जाएगी, बसपा और सपा को के हाथ कुछ आने वाला नहीं है इन दो सीटों पर? क्या कहते हैं? पंकज जी, जहां तक अभी आपने देखा हो, किसी भी टीम का जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है वो अनुशासन होता है। और यदि अनुशासन जिस टीम का नहीं है, वो उसके, आपने देखा होगा, जिस परिवार का अनुशासन नहीं है, उस परिवार में यदि चार भाई हो तो उनका आपस में हमेशा झगड़ा होता है और कभी वो परिवार सुखमय नहीं हो पाता है और कभी वो तरक्की के रास्ते पे नहीं हो सकता। जिस तरह से देश में विपक्ष जिस तरह से आपस में एक छोटी छोटी सीट में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, और हर जगह इनके विपक्ष का जिस तरह से आपस में तालमेल नहीं दिख रहा है, वो तालमेल कहीं ना कहीं जो जो है वो दिखाता है कि विपक्ष जो है वो कुर्सी के पीछे भाग रहा है, सीट के पीछे भाग रहा है। उसके लिए गठबंधन जो है वो सर्वोपरि नहीं है। जो जो गठबंधन होता है, यदि उस चुनाव में किसी भी, यदि देश का 2024 चुनाव जिस तरह से शुरू में, जिस तरह से विपक्ष इंडिया गठबंधन एक बनी थी और जिस तरह से लोग उसमें, चाहे वो पटना हो, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे मुंबई की जो मीटिंग हुई थी, जिस तरह से विपक्ष एक यूनाइट दिख रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि देश में एक अच्छा विपक्ष मिलेगा और विपक्ष जो है वो हो सकता है पक्ष में भी आ सकता, सत्ता पक्ष में भी जीत सकते थे। यदि नहीं जीता तो भी विपक्ष एक अच्छा सीट लाएगा और विपक्ष यदि मजबूत होता है तो देश की तरक्की मजबूत होती है। और वो तरक्की जो जिस तरह से आपस में एक छोटी, जिस तरह से चाहे वो सीट हो, एसटी असम की सीट हो, मुरादाबाद की हो, चाहे वो रामपुर की सीट हो, ये दिखा रहा है कि विपक्ष में तालमेल जो बहुत ही ज्यादा खराब है। खासकर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने इस स्टेटमेंट और जिस तरह से ये जो उनको दिख रहा है, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी जो है वो लेवल नहीं दिख रहा है। इसका खामियाजा जो होता है वो कहीं ना कहीं जनता जो है, आप तो अपने आप को समझा सकते हो, पार्टी को समझा सकते हो, बट जनता इतनी जल्दी आपके इशारे पे, ऐसा नहीं कि आप कभी इस पार्टी में चले गए तो ठीक है, जनता भी पॉइंट पीछे पीछे पॉइंट चली टेकन, जाएगी। पॉइंट टेकन। पर राहुल लाल जी, यह समस्या तो पीलीभीत में भी है। अगर हम पीलीभीत की बात करें तो वरुण गांधी मान तो गए, लेकिन उन्होंने आज एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या समझा जाए कि जतिन प्रसाद के लिए वरुण गांधी की वो चिट्ठी कांटे की तरह काम करेगी, उनकी आसान जीत को मुश्किल कर देगी, क्योंकि पीलीभीत से वरुण गांधी जीतते रहे, बीजेपी जीतती रही है। अब कैंडिडेचर बदला गया, कैंडिडेट नए आए हैं, लेकिन वरुण गांधी कह रहे हैं कि मैं सवाल उठाता रहूंगा, पीलीभीत की सेवा करता रहूंगा। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि बीजेपी के लिए समस्या आने वाली है, क्योंकि अगर हम पीलीभीत लोकसभा की बात करें तो पीलीभीत से बीजेपी से जितिन प्रसाद हैं, समाजवादी पार्टी से भगवंत चरण गंगवार हैं और बीएसपी से अनीस खां हैं। यहां भी बीएसपी ने मुसलमान उम्मीदवार को उतारा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? आप ये महसूस कर रहे हैं कि जितिन प्रसाद ही जीतेंगे क्योंकि यहां बीजेपी जीतती रही है, या इस बार पलड़ा समाजवादी पार्टी का भारी होगा क्योंकि वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया, या ये दोनों जनता द्वारा
नापसंद किए जाएंगे और बाजी बीएसपी मार लेगी। देखिए, जो पीलीभीत सीट की स्थिति है, वहां पे कल तक तो ऐसा लग रहा था पंकज जी कि मामला अब सेटल्ड हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि टिकट मिलने के बाद से कोई सार्वजनिक रूप से बड़ी प्रतिक्रिया हम लोगों ने नहीं देखी वरुण गांधी की। लेकिन आज उन्होंने इतनी बड़ी सी चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में, वो काफी भावुक चिट्ठी थी, उसमें वो तमाम वर्णन कर रहे हैं कि वो 3 वर्ष की उम्र में पहली बार पीलीभीत आए थे, पीलीभीत के जनता से तमाम चीजें कह रहे हैं। लेकिन उसके अगर चिट्ठी के आखिरी हिस्से में जाते हैं तो वो एक चुनौती वाले कि किसी भी कीमत पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो वरुण गांधी जिस बगावती तेवर के लिए हाल के वर्षों में हम लोग देख रहे हैं, पिछले 6-7 वर्षों से, वो वही स्वरूप उनके चिट्ठी में भी नजर आ रहा है। चिट्ठी इतनी लंबी लिखी है पंकज जी, मैं तो सीधे मानता हूं अगर उसमें एक लाइन ये भी लिखी रहते वो कि पीलीभीत की जनता, अब आप भारतीय जनता पार्टी को आप सहयोग कर दीजिएगा, नहीं लिखा है उन्होंने। एक भारतीय जनता पार्टी शब्द का प्रयोग, जितिन प्रसाद शब्द का प्रयोग करने से वो सीधे सीधे बचे, स्पष्ट है। और देखिए, मैं जो उनकी स्थिति को देखता हूं पीलीभीत में उनको कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण भी पंकज जी नहीं हटाया गया है कि पीलीभीत में जनता पर नाराज थी इसलिए उनको हटाना पड़ा है। उन्होंने एक तरह से खुल के पार्टी में बोला, पार्टी के नीतियों की आलोचना की, उस कारण से उन्हें हटाया गया वहां से। तो इस स्थिति में, और जो गंगवार साहब के बयान है, गंगवार जी जो समाजवादी पार्टी के देखे, उनके पहले से अगर बयान देखें, वो उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था कि अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं वरुण गांधी तो भी जो है कि सादर स्वागत है, मैं खुशी खुशी सीट छोड़ दूंगा। और गंगवार जी 2-3 दिनों से लगातार ये चीज कह रहे हैं कि वरुण गांधी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके कैडर के लोग लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फोन कर रहे हैं कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो देखिए, अगर वो वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में है और असंतुष्ट हैं, और असंतुष्ट होकर जिस प्रकार से उन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो ये सीधे सीधे संकेत है कि पर्दे के पीछे से जितिन प्रसाद को हराने की पूरी तरह से संकेत उन्होंने अपने कैडर को दे दिया है। क्योंकि देखिए, 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में फैला हुआ है पीलीभीत। जो इनका वरुण गांधी का यूथ ब्रिगेड जो है, उसके ऑफिसर्स 5 विधानसभा में, तो वो उनके कार्यकर्ता, सुपर एक्टिव कार्यकर्ताओं का पूरा समूह बनाया हुआ है उन्होंने। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निर्भर नहीं रहे हैं, उनका अपना एक कैडर भी रहा है। तो उस स्थिति में, और 1989 से अगर उनके मां और उनके चीजों को जोड़ दें, दोनों के, यानी कि मां और पुत्र के गठबंधन को, तो 1991 का केवल एक चुनाव हारे हैं, बाकी मेनका गांधी चुनाव हारी थी, वो भी 6,500-7 हजार वोट से लगभग हारी थी। तो 1989 से लेके अब 2019 तक वहां पे वो चुनाव जीतते ही रहे हैं। तो उस स्थिति में वरुण गांधी का जो विरोध का बिगुल है, ये भारतीय जनता पार्टी को काफी महंगा पड़ने जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे भी इस सीट को, मैं पहले अगर आप हमसे पूछते पंकज जी, मैं मानता कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ वाला सीट है, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। लेकिन आज जितिन प्रसाद की क्या वही स्थिति दिख रही है? मुझे जितिन प्रसाद की वही स्थितियां कहीं से भी नजर नहीं आ रही। पर एक चीज देखिए, तमाम लोग अभी बोल रहे हैं अनुशासन को लेकर कि पार्टी में अनुशासन की स्थिति होनी चाहिए, थोड़ा मैं उसका भी जवाब दे दूं। भाई, चुनाव के समय में किस पार्टी में कहां पे अनुशासन नजर आता है? भाई, भारतीय जनता पार्टी की जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री रही अभी निर्मला सीतारमण जी, उनको टिकट लड़ने के लिए कहा गया, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। निर्मला सीतारमण जी का बयान है ये। क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग समाजवादी पार्टी में खोज रहे हैं शासनहीनता, वो नहीं कहते हैं कि माइक्रोस्कोप लेकर तो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में भी चुनाव के समय में खोजेंगे तो वहां पर भी मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं इस तरह के मामले का। पंकज जी, आपके कार्यक्रम में ही मैंने एक बार कहा था, और उस समय आप और तमाम जो कि पैनलिस्ट हमसे असहमत हुए थे। मैंने बोला था कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर डमी प्रत्याशी खड़े किए। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जो उन्होंने कैंडिडेट दिए वो गंभीर थे, लेकिन चौथी, 5वीं सूची से जो तमाम प्रत्याशी दिए जा रहे हैं, डमी प्रत्याशी दिए जा रहे हैं। और उसके 2 ही मुख्य कारण थे। उसके मुख्य कारण ये थे, और मैंने जिन जगह पे लोगों को खुल के बोला था कि वो डमी प्रत्याशी हैं, आज देखिए चर्चा चल रही है हर तरफ की, देखिए वो भी नाम हट गए, वो भी बदल लिए गए। उसके 2 ही उद्देश्य थे। एक उद्देश्य तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को चकमा देना कि हम क्या, कौन से प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, हम उसको लास्ट में हम अपने पत्ते खोलें। दूसरे, जो समाजवादी पार्टी के भीतर जो गुटबंदी की स्थिति थी, मेरठ को ही लेके देखिए, वहां पे पार्टी 4 खेमों में बटी हुई थी। लेकिन जब से भानु प्रताप जी, सबको पता है कि भानु प्रताप जी की कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसा नहीं कि अरुण गोविल आए हैं तो फिर भानु प्रताप जी का टिकट कट रहा है, वो टिकट ऐसे भी कटना ही कटना था, वो टिकट जो है। अब इससे स्थिति क्या बनी कि जो अलग अलग खेमों में मेरठ में पार्टी बटी हुई थी, टूटी हुई थी,
लगातार जब से उनको टिकट दे दिया गया, सब लोग लखनऊ में मिलकर एक ही साथ धरना प्रदर्शन लगे हुए थे कि भाई उनका टिकट से हटाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने काफी सावधानी के साथ डमी प्रत्याशी वाली एक कहानी चला के उन्होंने पार्टी में दोनों काम कर लिए। भारतीय जनता पार्टी को सही संकेत भी पता नहीं चलने दिए किसे वो टिकट देने जा रहे हैं, और अपने पार्टी को मजबूत भी करने का काम किया। राहुल लाल जी, अगर इतना खेल खेला जाएगा तो क्या जनता कंफ्यूज नहीं होती है? क्या जनता को यह समझ में नहीं आता है कि आप इतनी चाल चल रहे हैं, लेकिन जनता जो है आपकी चाल को समझ रही है कि यह मास्टर स्ट्रोक है? आखिरकार जनता ये तो पूछेगी ना कि आपको हवाई जहाज चार्टर प्लेन क्यों भेजना पड़ता है? ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? मुझे बोल लेने दीजिए। जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक है। अगर आप कंफ्यूजन को स्मार्टनेस बता रहे हो तो शायद ये परिणाम में दिखेगा तो समझ में आएगा कि उन्होंने कंफ्यूज किया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज हर मीडिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब टिकट काटना ही था तो टिकट दिया क्यों? क्योंकि टिकट कोई मजाक चीज तो है नहीं। और अखिलेश यादव इसी के लिए तो जाने जाते हैं कि वो इनडिसाइसिव है, वो अपने पिता की तरह डिसाइसिव नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यह सवाल उन पर बार बार उठता रहा। और कई ऐसे मसले हैं जिस पर देखा गया है अगर उन्हें आजम खां की ही बात माननी थी तो एसटी हसन का पहले ही टिकट काट देते। क्या जरूरत थी कि एसटी हसन को कह दें कि आप नॉमिनेशन करिए और उसके बाद रुचि वीरा को भेजना पड़े और फिर कहना पड़े कि मेरा ऑफिशियल उम्मीदवार ये है? क्या आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी की किरकिरी होती है? अगर बीजेपी का कोई उम्मीदवार कहता है मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, पोलाइटली तो इसमें अनुशासनहीनता क्या है? लेकिन आप अगर दो दो उम्मीदवार उतार देते हैं तो यह तो सवाल उठेगा कि आप में, आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं से दबाव है, किसी ना किसी का प्रेशर है, और वो ऑब्वियसली दिखाई पड़ रहा है कि वो आजम खां का प्रेशर है। और ये बात एसटी हसन ने कह भी दिया, असुद्दीन ओवैसी के ट्वीट में भी दिखाई पड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि आप अपने एक सिटिंग सांसद का टिकट काट रहे हैं, चलिए पहले काट देते, कहते एंटी इनकम्बेंसी दूर कर रहे हैं, या आजम खां बड़े नेता हैं उनके विरोध की वजह से हमने प्रत्याशी बदल दिए, लेकिन नॉमिनेशन करा करके नए उम्मीदवार को भेजना, इसमें क्या स्मार्टनेस हो सकता है? इसमें तो बस कंफ्यूजन ही हो सकता और तो कुछ हो नहीं सकता। भामरी जी क्या कहना चाहेंगे आप? पंकज जी, मुझे लगता है ये जो सिचुएशन आई है, मुझे लगता है ये इसको कहते हैं इल प्लानिंग। अखिलेश जी के जितने भी डिसीजन है पिछले 2-3 साल में, उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। अब हसन जी का एक ऐसा डिसीजन था कि पहले उनको नॉमिनेट करा दिया, फिर उससे उनको बोला गया कि आप विड्रॉ करिए। इसको कहते हैं कि आपकी ग्राउंड लेवल की जो प्लानिंग है वो नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि अखिलेश जी कभी भी आजम खान जी को क्रॉस नहीं करेंगे। ये एक डर वाली बात है कि आप ऐसे जो आपकी पार्टी में इतने साल रहे हों और वो आपकी पार्टी के प्लानिंग सिस्टम और आपके पार्टी की हर चीजों से जो जानते हो, उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरा, आजम खान जी अब इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि अखिलेश जी और उनके चाचा जी ये पार्टी अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यूपी में ये भी कहना है कि मोस्ट कंफ्यूज अगर कोई लीडर है तो वो अखिलेश जी हैं। और इसी की वजह से आजम खान जी की अब एक कैलकुलेशन है। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो रामपुर और मुरादाबाद में मुझे लगता है कि नॉन मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि मुस्लिम का वोटिंग परसेंटेज ही एक विनिंग कॉम्बिनेशन है वहां पे। दूसरा, इसका दो धारी इम्पैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये एक दो धारी तलवार की तरह है कि आजम खान जी ने एक मौका देखा कि जब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और श्रीमती वीना जी का नाम आगे करना, क्योंकि 26% ओबीसी वोट और 17% दलित वोट, तो उनको लगा कि यहाँ हम कहीं ना कहीं कैप्चर कर सकते हैं। और इनका लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस एक ऐसा है जो मुझे लगता है कि एसपी के अगेंस्ट है। और जब कुछ ऐसा हो जाए कि पार्टी में दो नामांकन एक ही सीट से भरने लगे तो जाहिर सी बात है ये दिखता है कि पार्टी टूट रही है। अब भस्मासुर का जो रोल है, मुझे लगता है अखिलेश जी अपनी पार्टी में खुद ही निभा रहे हैं, तो उस पर ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सपा की जो वर्चस्व की लड़ाई है
अगर सपा को 2024 का इलेक्शन लड़ना है तो मुझे लगता है जो सीटें उनके पास हैं वही बचाना सबसे बड़ी लड़ाई है अभी सपा के लिए। और रुचि वीरा जी का नाम आगे करने से मुझे ये एक तिकोनीय लड़ाई बन जाती है। तो इस मुरादाबाद और रामपुर सीट के लिए आजम खान जी मुझे लगता है अभी भी इस पे ट्विस्ट एंड टर्न्स बचेंगे। आप आगे देखिए आप इस पे क्या प्लानिंग होती है। तो ये बहुत ही मुश्किल सीट है और ये सीट पे अब पेच फंस चुका है।